हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली आज से हमारी सीटेट की सारी क्लासेस स्टार्ट है। जैसा पिछली बार एग्जाम में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और आपने खुद कमेंट किया था कि हमारा एग्जाम जो है निकल चुका है। मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने दोनों बार अपना पेपर क्लियर किया सीटेट का खुद की मेहनत से, तो उसमें एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा की थी और वो थी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैंने खुद से की थी, बट यहाँ पर मैं आपको उसको इतने अच्छे से समझा के बताऊंगी कि आपको रीजन पता होना चाहिए कि आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है और वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप मैं आपकी कराऊंगी। ठीक है, बस एक चीज आपसे चाहती हूँ कि सपोर्ट बनाकर रखना और 1 से 2 महीना इतने सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना इस चैनल पे फ्री में। जहां पर आप कोर्स में प्रीवियस पेपर या फिर कोई आपको पढ़ाएगा, पैसे लेगा, ये सारी चीजें यहां पर नहीं होंगी। ठीक है, आपका बस एक काम है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप सच में क्लियर करना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और आज से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और यहीं से पेपर आएगा। दोनों बार पेपर मैंने क्लियर किया, जो तीसरा भी आपका पेपर हुआ था जिसके लिए मैंने आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई, उन सभी में मैंने कुछ कॉमन चीजें देखी हैं। देखिए, मैंने पूरा का पूरा पेपर जो है ना अभी आपका जो हुआ है उसको एनालाइज किया है, क्योंकि सीटेट ने अपने साइट पे जो है अपलोड नहीं किया, तो स्टूडेंट्स तो देख नहीं सकते हैं। बट आप सभी का थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद कि आप सभी ने पेपर भेजे मुझे और उस सारे पेपर्स को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी प्रैक्टिस करा के। सारे पेपर में बहुत सी कॉमन चीजें हैं, बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। तो जो लोग सोचते हैं कि पेपर नहीं क्लियर हो सकता है, कई बार फेल हो चुके हैं, याद रखो इस चैनल पे आए हो ना 100% क्लियर होगा। बस इतना याद रखो, 20 से 30 मिनट हर दिन आपको देना है। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं हर दिन आपकी सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हर एक सब्जेक्ट की फ्री में सारे के सारे प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, आप पेपर देख सकते हैं, ये 20/1/2023 का है, जो अभी आपका जनवरी में पेपर हुआ है, सुबह का है, शिफ्ट है। अब इसमें सीडीपी, आपको पता है कि सीडीपी में लोगों के बहुत कम नंबर आ जाते हैं। आप यहां पर देखिए, आपके लिए हिंदी इंग्लिश यहां पर आपको दोनों मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आप ये क्वेश्चन लिखा है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या है। आपको पता होगा कि सिफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि जो आपका विकास होगा वो हेड से टो की तरफ होगा, मतलब सिर से पैर की ओर। कितना आसान है, नाम में ही छिपा हुआ है। तो आपने देखा इसमें क्या होगा, इसका आंसर सिंपल सा है कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है, तो विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। सिफेलोकॉर्डल याद रखना है कि सिर से पैर की तरफ। बाकी ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत आपका सही ऑप्शन नंबर 3। और हाँ, ये जो नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे ना, ये ऑप्शंस गलत हैं, तो इस पे मत जाना। ठीक है ना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है। मैंने आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स सारी चीजें पढ़ाई हैं। जो जो सीटेट के सीडीपी में साइकोलॉजिस्ट आते हैं ना, पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, सब कुछ कराऊंगी यहीं से, पूरी थ्योरी। आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पियाजे की थ्योरी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, वाइगॉस्की की भी पढ़ा दूंगी। तो देखो, ग्रॉस मोटर स्किल्स आखिर में क्या होता है, आप बताओ। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थूल गौतिक कौशल, ये क्या होता है। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, मैंने हमेशा बताया है कि ग्रॉस मोटर में क्या होते हैं, लार्ज मसल्स इंक्लूडेड होते हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी चीजें उठाते हो, काम करते हो। और वहीं दूसरी तरफ जो फाइन मोटर स्किल्स होता है, उससे आप छोटी छोटी चीजें करते हो, जैसे कि आप पकड़ के पेन से लिख रहे हो, आपने सुई में धागा पिरोया, आप दाने जो चावल के गिरे हैं जमीन पे आप उसको उठा रहे हो, तो उसमें छोटी मसल्स आ रही हैं। और यहां पर क्या पूछा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आप बताइए, क्या यहां पर आप जो है पैर से फुटबॉल को मार रहे हैं, आपने सुई में जो है धागा पिरोया है, पेंसिल पकड़ के लिख रहे हो, ठीक है, पुटिंग बीड इन द थ्रेड, वो जो मोतियां हम पिरोते हैं ना धागे में, तो ये सारे तो आपके फाइन मोटर स्किल्स हो गए। ग्रॉस मोटर स्किल्स में तो लार्ज मसल्स होना चाहिए ना, और वहां पे आप फुटबॉल को आप पैर से मारो तो क्या वहां पर लार्ज मसल्स नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूं, तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो स्थूल गौतिक ग्रॉस मोटर में फुटबॉल को धकेलना होगा, बाकी सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, धागे में मोती पिरोना, ये आपका फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। ओके, चलिए, अब एजर्शन रीजन क्वेश्चन ना आए सीटेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हर बार पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदी इंग्लिश मैं आपको दिखाती रहूंगी, बोलती रहूंगी, बट दोनों साथ में ऐसे अगर मैं पढ़ती रही ना तो बहुत ज्यादा आपका समय जाएगा। चलिए,
अब ये देखिए, अभिकथन का और रीजन का मतलब क्या होता है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं। पिछली बार भी मैंने इतने अच्छे से समझाया, उसके बावजूद भी आप लोगों को इतना डर लग रहा था। सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर लिखा होता है ना अभिकथन, इसके बारे में यहाँ पर कारण दिया गया होता है, रीजन दिया गया होता है। तो आपको पहले ये पढ़ना है, उसके बाद से आप देखो कि क्या ये रीजन जो दिया जा रहा है इसके संबंध में वो सही मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। मेल खाए तो दोनों चीजें आपकी सही होंगी, नहीं मेल खाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, दोनों में से कोई भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है कि विद्यालय जो है बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो सोशलाइजेशन होती है, जो समाज होता है, वो क्या इंपॉर्टेंस नहीं होता है? जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे आप क्या सीख पाओगे कुछ? घर से बाहर निकलना होता है, लोगों को ऑब्जर्व करना होता है, एकदम ट्रू है। बट यहां पर इसने गलत लिख दिया। इसने क्या लिखा कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। आप बताइए, मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्राथमिक कारण समाजीकरण का हमेशा जो है आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, ना कि धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, ये धार्मिक संस्थाएं हो गए, स्कूल हो गया, मीडिया हो गया, बाकी कल्चर हो गया, जो भी सारी चीजें आती है ना परिवार को छोड़कर, वो सब आपका प्राथमिक नहीं, सेकेंडरी होता है, द्वितीयक होता है। तो इसीलिए ये कारण हमारा गलत हो गया। यहाँ पे अगर परिवार लिखा होता तो ये सही हो जाता। देखा कितना आसान है। तो आप बताइए, आपका ए तो सही है बट आर आपका गलत है। तो तुरंत इसमें देखो, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज, इसमें ट्विस्ट है, अभी आपको बड़ा मजा आएगा ऐसे सॉल्व करने में। बट आपको पता है एग्जाम में कैसे देता है, यहां पर दिखाती हूं। एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आपके बने रहेंगे, ठीक है, उसके ये 1 2 3 4, फिर उसके नीचे 3 4 2 1 ऐसे करके ऑप्शन आएगा। आपको लगेगा पहला सही है ना, आप तुरंत पहले पे कर दोगे, 0 नंबर मिलेगा। एग्जामिनर ने इस बार ये ट्विस्ट किया है, आपको पहला ध्यान से देख के यहाँ पे गोला भरना है। उसकी टेंशन मत लो, मेरे चैनल पे आओ ना, छोटी से छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो इस बात पे प्लीज लाइक जरूर कीजिए। चलिए, अब ये जीन पियाजे है और एक एक शिफ्ट में 12 क्वेश्चन पूछे हैं। और जीन पियाजे बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, जो कि हमेशा पूछता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जीन पियाजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी क्लास ली है, प्लीज एंड स्क्रीन पे लग जाएगी, वो जरूर क्लास देखना। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? आपको पता है जीन पियाजे की 4 स्टेज हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ठीक है, हिंदी में भी आप इसका नाम देख सकते हो, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे हम फॉर्मल बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाला जो जीन पियाजे का स्टेज है ना, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल बोलते हैं, उसमें बच्चा जो है ना कठिन से कठिन समस्याओं पे भी तर्क करने लगता है। ठीक है, और ये आपको थ्योरीज की पढ़नी होगी, मैंने पढ़ाई है, तभी जाकर आप इसमें डिफरेंस कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आप यहां पर देख सकते हो, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी कभी पढ़ाते समय ना एकदम हम रिदम में एकदम से लग जाते हैं कि कभी कभी मैं बताना कुछ चाहती हूँ कुछ और, मैं टिक लगा देती हूँ कुछ और। तो ऐसे जब भी मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरी गलती जरूर बताना, ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊँ। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर से देखिए, जीन पियाजे मैंने आपसे बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें एक चीज लिखी है कि बच्चे जब नई जानकारी, देखिए बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा की बात कौन करता है, डायरेक्ट पूछेगा जीन पियाजे, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मान लीजिए मैं आपको एक जो है आज कुछ नई चीज पढ़ाऊं, ठीक है, कोई भी नई चीज समझ लो, मैंने मान लो आपको बता दिया कि कुछ नया हुआ है, तो आपने इस नई जानकारी से सामना किया, तो आप क्या करोगे, अपनी मानसिक संरचना स्कीमा में संशोधन करोगे। स्कीमा क्या होता है, जिसमें जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसी को हम स्कीमा बोलते हैं। तो आपने जस्ट क्या किया, आपने अपना जो ब्रेन है, इंफॉर्मेशन जो पहले से थी, आपने उसको मॉडिफाई किया है, आपने उसको संशोधन किया है। तो जीन पियाजे इसको क्या बोलते हैं? जब भी संशोधन का वर्ड आए याद रखना, उसको हम बोलते हैं समायोजन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, यहां पर देखिए
इंग्लिश में भी देख लीजिए। तो हम एकोमोडेशन बोलते हैं जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है और आप अपने स्कीमा में संशोधन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं समायोजन या फिर एकोमोडेशन। बस इतना सा एक चीज मेरी बात मानो, कहीं पर भी अगर आपको संशोधन लगता है ना तो वो आपका समायोजन होगा, एकोमोडेशन होगा। ठीक है, बाकी और भी चीजें बता देती हूँ। एसिमिलेशन का मतलब होता है ना, आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, कभी भी पूछे कि इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो हमारा एसिमिलेशन होता है। संशोधन करने को हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। चलिए अब ये देखते हैं। अब वाइगॉस्की और जीन पियाजे, ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहां पर आप देखो कि इसमें पूछ रहा है ना कि ले वाइगोस्की ने इसमें से किसकी व्याख्या नहीं की है। अब आपको थ्योरी तो पता ही होगा कि ले वाइगोस्की स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, जेडपीडी की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आपका कोई भी साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड थ्योरी क्लियर नहीं है ना, कमेंट करना, क्योंकि थ्योरी क्लियर करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर आप कर पाएंगे। तो देखिए ये तीनों की बात करते हैं वाइगॉस्की, बट इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया मतलब अनुबंध। इन्होंने तो सामाजिक की बात की है बट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की है। ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गलत हो गया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट तो नेगेटिव हो गया ना, तो इस वजह से पहला आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देखिए लिखा है कि ले वाइगोस्की इसमें किसकी बात नहीं करते हैं, तो पाड़ लिखा है, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, बट सामाजिक अनुबंध गलत आ गया। इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात की है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए अब ये देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में इसमें से कौन सी जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप बताइए ले वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक में किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने समाज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो जब भी समाज का कहीं पर भी लिखे ना, आपको तुरंत उस पर आंख बंद करके टिक करना है, क्योंकि ये समाज की बात करते हैं। स्कीमा की बात तो पियाजे करता है, सामाजिक की बात तो ले वाइगोस्की करते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देखिए इसकी इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, ले वाइगोस्की की बात करते हैं। स्कीमा की बात पियाजे करता है, रिफ्लेक्सेस की बात भी पियाजे करता है। ठीक है, सारी मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है पियाजे के। चलिए आज हमारा पहला दिन है तो आज हम थोड़े से कम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग पढ़ने के लिए जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको पता है लॉरेंस कोलबर्ग से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं, 6 लेवल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इतना कंफ्यूजन होता है। बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी आपको। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि क्लासेस मेरी मिलती रहें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी कमेंट बॉक्स में है, वहां पर भी ज्वाइन हो जाना, अपडेट आपको मिलता रहेगा। देखिए इन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है, और 3 स्टेजेस आपको क्रम में पता होना चाहिए। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, यही होगा इनके स्टेजेस का। बाकी आपको तीनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सही वाला देखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इंग्लिश में भी बता देती हूं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, दैट्स राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम याद रखो। वैसे सीडीपी इंग्लिश में पढ़ने की ज्यादा कोशिश कीजिए। चलिए अब आप टीचर बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। 15 आपका कंटेंट आता है, 15 आपका पेडागोजी आएगा सीडीपी में। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है कि प्रगतिशील शिक्षा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, वो शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। कौन जो है इन चारों में से कौन जो है वो सेंटर में होना चाहिए? क्या परीक्षाएं, अध्यापक, माता पिता या विद्यार्थी? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है ना, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आपका केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब हार्वर्ड गार्डनर से आगे है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आसान आता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। बात किसकी कर रहा है ये? कवि और लेखक का। आप बताओ कवि और लेखक में क्या होना चाहिए? उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि वो लिखेगा। कवि तो लिखते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक गति तो ये कैनेस्थेटिक के लिए होना चाहिए, ना कि और अंतःवैयक्तिक भी नहीं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। जैसे कि आपको मैं इसमें बताना चाहूं, इंट्रापर्सनल, आपको मैंने इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटर मतलब क्या होता है?
और इंट्रापर्सनल, इन दोनों को मैं डिटेल में आपको समझा दूंगी अलग वीडियो में, ठीक है। लिंग्विस्टिक, ये बॉडी केमिस्ट्री की, ये तो होगा नहीं, स्पेशल भी नहीं होगा। भाषा की बात जब भी आएगी और कवि लेखक, तो आपका हमेशा भाषा ही होगा, लिंग्विस्टिक होगा। ओके, चलिए फिर आ गया आपका एजर्शन एंड रीजन, जो कि बहुत पूछता है। चलिए देखते हैं। देखिए कथन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यस, आप टीचर हो, आपको बच्चों को हमेशा कोई भी प्रॉब्लम पे बच्चा काम कर रहा है ना, तो उसके जो भी विचार है उसको बच्चे को बताने दीजिए, उसको अप्रिसिएट कीजिए, ठीक है ना, मोटिवेट कीजिए। देखिए सीडीपी में कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, पिछली बार मैंने टैग वर्ड्स बताया, उससे इतने सारे बच्चे जो हैं मोटिवेटेड हो गए और उनका क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व हुआ। ये टैग वर्ड्स एक ट्रिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसको देखते ही आप तुरंत सारे ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना जान जाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप बताओ क्या कथन सही नहीं है? एकदम सही है, बट कारण देखो क्या इसके संबंध में सही लिखा है। लिखा है कि भाषा, जो आपकी लैंग्वेज है और जो सोच है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। आप मुझे बताइए, आपकी लैंग्वेज और आपकी जो सोच है, क्या वो अलग है, स्वतंत्र है? वो तो स्वतंत्र नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इंग्लिश बोलने के लिए तुरंत आप क्या करते हो, आपको लैंग्वेज बोलना है इंग्लिश, तो आप तुरंत अपने दिमाग में उसका ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हो। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ना कि स्वतंत्र हैं। तो आपका आर गलत है, ए सही है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। ये नीचे ऑप्शंस पे कभी मत जाना, ये सारे गलत होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 12 पे। ये देखिए, जेंडर से क्वेश्चन आता ही है। आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? अरे तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, क्यों लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हो? ये क्या दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप। जब भी कोई ये बोले ना कि तुम क्यों लड़कियों की तरह ये कर रहे हो, तुम क्यों लड़कियों की तरह जो है गुड़ियों से खेल रहे हो, तो वो हमेशा आपका रूढ़िवादिता सोच को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 स्टीरियोटाइप। चलिए, विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए आपको, आप एक टीचर हो, आपको हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो आप उसको कैसे देखोगे? क्या आप उसको एक बाधा के रूप में देखोगे अपने लर्निंग में, बच्चों को पढ़ाने में? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो बल्कि हर एक बच्चे की जो अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको रिस्पेक्ट करके उसको क्लास में आपको सबको सम्मान देना है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, या फिर एक प्रकार के असामान्य, मतलब आप किसी को बहुत अच्छा बोलो, किसी को बुरा बोलो, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। अब अभिसारी क्या होता है? देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग वैसे उतना अच्छा नहीं होता है। अभिसारी का मतलब होता है आप बस एक सेंटर पे सोच रहे हो, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट अभिसारी। तो आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। तो ये है, जब भी बच्चों के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सभी में विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो ये क्या है? ये नेचुरल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये सभी के अंदर, ये सभी का यूनिकनेस दिखाता है, ठीक है। आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचेगी जो फ्री में तैयारी करना चाहते हैं। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? आप बताओ, मूल्यांकन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अधिगम मतलब लर्निंग, मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? हम देखने के लिए कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ है, बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने चाहिए। तो सही नहीं है, गलत वाले पे जाना है, याद रखना, नहीं पे ध्यान देना है। देखो, मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ऑफकोर्स ब्रॉड होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मतलब हर दिन आप मूल्यांकन करो, ये नहीं कि साल में एक बार परीक्षा ले रहे हो, ये गलत है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, ये गलत चीज लिखा है। ये दोनों तो सही है कि मूल्यांकन होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, सतत होना चाहिए, बट उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया, जो कि गलत है। आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं और ये चीज गलत है। मानकीकृत परीक्षण जो है नेगेटिव वर्ड है जिसे आपको तुरंत गलत करना है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। ऑफकोर्स सेल्फ आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकें, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको हमारे पढ़ाई में जो है इंक्लूड करना चाहिए। तो गलत क्या है? ऑप्शन नंबर 3।
चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट है, 15 आज कर लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ पहली क्लास में कितने लोग जो हैं आए हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो 30-30 क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? देखिए, रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, समस्या समाधान का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप टीचर बन गए हो, आप क्लास में जाओगे, आप क्या चीजें से करोगे कि बच्चों के अंदर रचनात्मकता और समस्या समाधान आए? क्या आप बच्चों से ये पूछोगे कि तुमने आज क्या खाया, तुम गांधी जी का जन्मदिन किस दिन है? ये सारी चीजें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिएटिविटी नहीं दर्शाती हैं। आपको बच्चों को ये पूछना चाहिए कि जो इतना ट्रैफिक लग रहा है, जिसे इतना पोल्यूशन आ रहा है, बारिश होती है, बाढ़ आता है, इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो इससे क्या होगा ना, 30 बच्चे होंगे ना, तो आपको 30 आंसर मिलेगा अलग अलग तरीके का। बच्चे के पास इसके 4 से 5 आंसर होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए। आपका नाम क्या है, इससे क्या बच्चे के अंदर आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग? गलत। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो? बच्चा इस पे बताएगा कि हमको जो है अपना पर्सनल जो व्हीकल है उसको यूज ना करके हमको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी उससे इतना फ्यूल निकलता है, ईंधन से इतनी धुआं निकलता है, तो पोल्यूशन होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस बताएंगे। आप जितना ज्यादा हो सके आप साइकिल का यूज करिए, ठीक है? तो ऐसे बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा आंसर है। आप कहाँ रहते हो वो बता देगा, हम दिल्ली में रहते हैं, इसमें क्या फायदा? भारत को आजादी कब मिली बता देगा, 1947 में, इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2, आपका क्या नाम है, ये तो तुरंत अपना नाम बता देगा, बैठ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। एंड हमने 15 क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आप अपना स्कोर बताइए और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर दिन जब तक एग्जाम नहीं होगा ना, मैं आप सभी के साथ हूँ। तो प्लीज इतना तो आप भी कर सकते हो कि अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।